तो देखिए, जैसे कि आपको पता है हमने क्या शुरू किया हुआ है, एटम एंड न्यूक्लियस शुरू किया हुआ है। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है, राइट। लेक्चर नंबर 4 में आज हमने क्या डिस्कस करना है? बोहर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस करना है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ। हमने जे जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था, ठीक है। ये क्या पढ़ लिया हमने? जे जे थॉमसन मॉडल। दूसरा हमने पढ़ा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के मुताबिक ही फिर हमने उसके कुछ कंक्लूजन्स किए, कुछ कंक्लूजन्स कर रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। तो जे जे थॉमसन मॉडल हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस कर लिया है। रदरफोर्ड मॉडल ने 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। बेसिकली जे जे थॉमसन मॉडल में कुछ क्या थे? ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स जैसे इसने हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरी बात, हमें ये नहीं बता पाया था कि आपकी जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है। इस चीज को नलिफाई करने के लिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उसके हिसाब से आपको एक मॉडल बताया गया एटम का, जिसके अंदर इसने बताया एक एटम होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के होने की वजह से लार्ज एंगल स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल्स की। इसने इस ड्रॉबैक को नलिफाई कर दिया, किसने? रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड के भी कुछ फिर हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे। पहला ड्रॉबैक इसका भी यही था, हाइड्रोजन एटम की वो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और बाकी भी जो एटम्स होते हैं उनके भी स्पेक्ट्रल लाइंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है आपके एक एटम के अंदर, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। इसने सिंपल बात यही, इसके अराउंड आपका क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे करके। लेकिन कोई चीज अगर किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करती रहती है? रिलीज करती रहती है। और जैसे जैसे एनर्जी को रिलीज करती रहती है, वो धीरे धीरे ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में नीचे आती जाती है और बिल्कुल सेंटर में आके गिर जाती है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, पर आपका रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही क्यों घूमता रहता है, क्यों क्यों न्यूक्लियस के अंदर वो क्यों नहीं गिर जाता। मीन्स स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? रदरफोर्ड। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सारे स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता दो, सभी को स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्योंकि विशाल चौधरी बोला स्क्रीन नहीं विजिबल है। तब तक मैं आगे बताता हूँ साथ में। तो इस चीज को एक्सप्लेन सर दिख रही है। दिख रही है सर, ओके। तो किसने बोला था? विशाल ने। विशाल आप क्या करो, एक बार लीव करके मीटिंग को वापस ज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन दिखेगी। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको फिर हम नलिफाई करने के लिए, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसका मॉडल आया फिर हमारे सामने? बोहर्स का मॉडल आया। बोहर्स के मॉडल ने क्या बोला? विजिबल है सर, विजिबल है। मेरे को स्क्रीन नहीं मिल रही। किसको नहीं मिल रही? अब सिमरन जंगरा, इनको ये तो कल भी बोल रही थी सिमरन, मुझे नहीं दिख रही, आज भी बोल रही है। तो बोहर्स मॉडल, तो बोहर्स मॉडल आया। बोहर्स मॉडल ने किसके ऊपर काम किया? सबसे पहले इसने क्या किया? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ही मॉडिफाई किया, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल को ही मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद इसने किसका यूज किया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। किसका यूज किया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज किया। और रदरफोर्ड मॉडल को इसने क्या किया? मॉडिफाई किया, और क्या दिया हमें? हमारे सामने देखने को मिला बोहर्स मॉडल देखने को मिला। ये बातें मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। आज हम बोहर्स मॉडल को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बात बताई, बोहर एटम मॉडल जो है इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, पहली बात। दूसरी, बोहर उन्होंने क्या किया? अप्लाई किया प्लैंक क्वांटम थ्योरी को, किसके ऊपर? रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ऑफ एन एटम, एंड डिस्क्राइब द, किसको डिस्क्राइब किया? स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी होती है एक एटम के अंदर, उसको एक्सप्लेन किया। दूसरा, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी इसने एक्सप्लेन किया। किसने? बोहर्स मॉडल ने। कैसे एक्सप्लेन किया सारी बातों को, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। पहला पॉइंट, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जितने भी, इसने क्या कहा? जितने भी, ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन आपको यह अभी मैंने बताया, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसकी? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ही, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल की ही। तो एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ किसका? सेंट्रल कोर। हर एटम क्या वो किसका बनाता है? उसके सेंटर में क्या होती है? कोर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। दूसरा, साथ में क्या बोलते हैं? ए सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द किसके? न्यूक्लियस इन एन सर्कुलर ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं
जिस जैसे वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये जो ऑर्बिट होती है, एक ऑर्बिट के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये किसके अराउंड घूम रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए suitable नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में चल रही है तो उसको वहां पे बना के रखने के लिए एक हमें फोर्स की जरूरत होती है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड कर रहा था इस न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल, देखो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो भी अंदर की तरफ होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी टू बी मेंटेन दैट बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल जो फोर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। फिर से किसी ने अनम्यूट कर दिया, फिर मैं प्राइवेसी लगा दूंगा यहाँ से। ओके, ये बात होगी। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रेवोल्यूशन अराउंड द किसके? न्यूक्लियस के। ऐसे लिख सकते हो, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर रेवोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में। तो मैंने सिंपल सी बात तुम लोगों को क्या कही, मैंने कहा ये जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन देता है? कूलम्ब्स लॉ ने दी थी। तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स मैं क्या कह रहा हूँ, कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपकी कूलम्ब्स फोर्स प्रोवाइड कर रही है, कूलम्ब्स फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²r। और कूलम्ब्स का क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ के मुताबिक क्या होता है? k q1 q2 अपन r²। यहाँ पे q1 क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसे दिया जाता है? एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो e के साथ, आपको न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई क्या होता है? q2। q2 क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज कितना होता है? e होता है। अपॉन क्या होता है? r²। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना मान के चल रहे हैं हम? r मान के चल रहे हैं। ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना मानना हुआ हमने? r मानना हुआ है। तो क्या हो गया? mv² अपन r इक्वल टू kzee इंटू अपॉन r²। इसको और ध्यान से देखें, अगर ये r और ये एक r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? mv² इक्वल्स टू kze² अपॉन r बचेगा। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो हमारे पास क्या बचा? mv² इक्वल्स टू kze² अपॉन r बचा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट पॉस्टुलेट। देयर आर 3 पॉस्टुलेट ऑफ बोहर्ट मॉडल। ये हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। दिस पॉस्टुलेट इंडिकेट दैट इन एन एटम इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विद अ फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू। इसके बारे में तो हम बाद में वापस बात करेंगे, लेकिन इससे हमें क्या पता चला? जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक सर्टन स्टेबल ऑर्बिट में क्या करता रहता है? वो रिवॉल्व करता रहता है। कौन? एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो पॉस्टुलेट था उसको समझना। दूसरा पॉस्टुलेट यही बात कहता है स्टेबल ऑर्बिट के बारे में। दूसरा पॉस्टुलेट किसकी बात करता है? स्टेबल ऑर्बिट की बारे में। क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, फॉर विच, जिसके लिए आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो किसके बराबर होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर h इज एन प्लैंक कांस्टेंट। नहीं बात समझ आई? अभी आएगी, देखना। दूसरा जो पॉस्टुलेट है वो किसकी बात कर रहा है? स्टेबल ऑर्बिट की। किसकी बात कर रहा है? स्टेबल ऑर्बिट की। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? एक बार चेक कर लूं। ओके, हो रही है। तो स्टेबल ऑर्बिट की बात करते हैं, राइट। अब स्टेबल ऑर्बिट का मतलब क्या कहता है? ये न्यूक्लियस है आपका, इसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक स्टेबल
नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करता है। नॉन रेडिएटिंग का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जब इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा ना, ये अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हर ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स एनर्जी होती है। अगर इस ऑर्बिट के अंदर 10 एनर्जी है तो 10 ही रहेगी, यहाँ पे भी 10 होगी, 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 यहाँ पे भी 10 होगी। हर जगह पे एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ। अगर अंदर वाली ऑर्बिट की बात करनी है, इसकी एनर्जी क्या पता 5 हो, तो यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी, यहाँ पे भी 5 होगी। हर पॉइंट के ऊपर उस ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं वो एक सर्टन नॉन रेडिएटिंग या सर्टन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि एल, एंगुलर मोमेंटम किसके साथ लिखते हैं, एल के साथ। जो इसका लीनियर एंगुलर मोमेंटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है एक ऑर्बिट के ऊपर, वो किसके बराबर होता है, इट इज एन इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल बोल रहा हूं तो इंटीजर किस तरह से लिखते हैं हम, n के साथ लिख सकते हैं इंटीजर को। n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज ए इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 1 पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है, पर फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं होगी, पॉइंट में वैल्यू नहीं होगी। तो इसने कहा ये जो आपकी एंगुलर मोमेंटम होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, पहली बात वो एक स्टेबल ऑर्बिट में कर रहा होता है, डिस्क्रीट स्टेबल नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। और उस इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। पूछोगे सर h क्या है, तो h आपका क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। व्हाट इज h, h इज योर प्लैंक कांस्टेंट। h क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है सर, लीनियर मोमेंटम का, देखिए यहाँ पे बात सुनना मेरी, जैसे ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है तो ये किसके बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेसिकली। ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन की बात करनी है, किसके बराबर होती है, अल्फा इंटू आर, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू आर होती है। सिमिलरली आपका जो एक सेकेंड, हाँ, सिमिलरली जैसे आपका ये एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है आपका लीनियर मोमेंटम इंटू आर। क्या होता है, पी इंटू आर। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये 11th में पढ़ा है तुम लोगों ने। एल क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम। तो एल आपका एंगुलर मोमेंटम, पी आपका लीनियर मोमेंटम, आर आपका क्या, एक किस्म का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं रेज कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू आर लिख सकता हूँ, क्योंकि लीनियर मोमेंटम इंटू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकता हूँ। और पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एम इंटू पी की जगह एम इंटू बी लिख दूंगा, साथ में क्या है, आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और बाकी मैंने टर्म्स आपके सारी के सारी बता दी, क्या क्या टर्म्स है, एन क्या है, एच क्या है। अब ध्यान देना, मैं जब आपको ये नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ये साइड पे ऐसे करके लिखा होता है, तो आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये लिखें या दोनों लिखें, क्या लिखें, इस तरह से थोड़ा होता है। मैं तो ये आपको साइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब आप ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, एक ही मतलब है। ये तो साइड पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना आपको लिख के, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है जहाँ पे वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी एच क्या होता है यहाँ पे लिखा होगा, एन क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? और लास्ट यहाँ पे पॉस्टुलेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अटेंडेंस लेंगे। थर्ड पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहले सेकंड पॉस्टुलेट ने बताया क्या हमें, दिस शोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली सर्टेन ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस है, एक सर्टेन ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है इसका मन करेगा तो अपना मन करेगा इधर चला जाएगा, इस ऑर्बिट में चला जाएगा, इसका अपना मन करेगा तो इस ऑर्बिट में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता। सेकंड पॉस्टुलेट बोहर ने यही बोला कि एक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना, वो अपनी ही ऑर्बिट में करेगा और नॉन रेडिएटिंग, यानी कि एनर्जी नहीं लॉस कर रहा। अगर वो एनर्जी नहीं लूज कर रहा तो वो अपनी ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा। देखिए ऑर्बिट की कहानी क्या है, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एक ऑर्बिट में, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में बने रहना है, फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्बिट की एनर्जी है 5, इस ऑर्बिट की एनर्जी है 10, इस ऑर्बिट की एनर्जी है 15, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में बने रहना है तो इसके पास हमेशा 5 एनर्जी रहनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे घूमता रहेगा।
अगर एक इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घूमते रहना है तो इसको इस ऑर्बिट में बने रहने के लिए इसके पास 10 एनर्जी रहनी चाहिए हमेशा, तभी ये यहाँ पे घूमता रहेगा। बात समझ रही होगी। अगर इसको नीचे वाली ऑर्बिट से बाहर वाली ऑर्बिट में जाना है तो इसके पास 15 एनर्जी आएगी तभी यहाँ पे जा पाएगा, अदरवाइज अपनी मर्जी से नहीं यहाँ से जहाँ जंप कर जाएगा, जहाँ इधर वाली से इधर जंप नहीं कर सकता ये। क्यों? क्योंकि 10 से अगर उसको इस ऑर्बिट में, ये वाली ऑर्बिट से ये वाली ऑर्बिट में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। 10 से कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। बात समझ रही होगी। तो देखो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूं मैं, सेकंड पोस्टुलेट ने यही कहा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एक सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है बिना कोई एनर्जी को लूज किए। ये सेकंड पोस्टुलेट ने बोल दिया। सर क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज कर दे या किसी तरीके से गेन कर ले तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर आपने टर्म सुनी होगी अभी अभी, ग्राउंड स्टेट, कहाँ गया? द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, या तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, कई बार हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखना, एक सेकेंड। हाँ, ये सेकंड पोस्टुलेट का। थर्ड पोस्टुलेट क्या बात कहता है, इसका नाम बाद में बताता हूँ, पहले इसके बारे में समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियस है आपका, ये ऑर्बिट है पहली, ये दूसरी, 2 ऑर्बिट बना रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां जाना है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कब जाएगा, एक्चुअली ये अभी किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है। जब ये यहां से जंप करके यहां जाएगा ना, तो ये इस स्टेट को हम कौन सी स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट होती है आपकी, एक्साइटेड स्टेट होती है। जब वो अपने घर से बाहर की तरफ जाता है उस स्टेट को हम बोलते हैं कौन सी, एक्साइटेड स्टेट। जब अंदर वाली से बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, देखिए अंदर वाली जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे आउटर ऑर्बिट में जाते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे इसकी 5 है फॉर एग्जाम्पल, इसकी कितनी है, 10। अगर इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके बाहर वाली ऑर्बिट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। बाहर से हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। इसको उल्टा भी है। उल्टा मतलब देखिए, ये एक और ऑर्बिट बना देता हूँ फॉर एग्जांपल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके इस ऑर्बिट में जाना है तो इस ये ऑर्बिट में 5 एनर्जी, इसमें 10 फॉर एग्जांपल, इसमें 15 है। ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, एनर्जी की, एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती ऑर्बिट में, वो बाद में पता चलेगा जब हम डिराइव करेंगे। फिलहाल के लिए तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाली ऑर्बिट में अंदर वाली ऑर्बिट में जाना है, मीनिंग आउटर से इनर में जाना है। तो क्या करना पड़ेगा इसको, बाहर वाली में तो 15 है, इधर वाली में 10 है, मतलब कि इस घर से इसको इस घर में जाना है। इस घर में रहना तो 15 एनर्जी चाहिए, इस घर में रहना तो 10 एनर्जी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है, जब मैं यूं कहूं, ये इलेक्ट्रॉन जो जंप करके एक्साइटेड स्टेट में गया था, अगर इसको वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 में था, 5 में आना इसको, 5 वाली एनर्जी में, तो 5 एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी, तभी यहां पहुंच पाएगा। सिमिलरली इस ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना है, इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, थोड़ी एनर्जी को। 5 एनर्जी रिलीज करेगा तो इसके पास 10 एनर्जी आ जाएगी, तो ये कहाँ आ जाएगा, अपनी स्पेस पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है निंदिया, एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो नट शेल में आप कंक्लूड क्या करते हो, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है, उसको गेन करनी पड़ती है बाहर से। क्या ये बात समझ आई सभी को? अब ये एनर्जी कितनी होती है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, उसको समझते हैं। तो थर्ड जो पोस्टुलेट हमें देखने को मिलता है वो क्या है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपकी एमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब दूसरा इसका नाम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। क्या नाम होता है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। और याद करो मैंने बोला था एनर्जी का एक और फार्मूला, जब मैंने ड्यूल नेचर पढ़ाया था, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच इंटू न्यू। याद आया कुछ? एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एच न्यू होता है। एच क्या होता है आपका, प्लैंक कांस्टेंट। क्यों प्लैंक कांस्टेंट बार बार आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। आपके बोहर ने इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाई किया। उसको मॉडिफाई करने कैसे किया, उसने अप्लाई किया यहाँ पे क्वांटम थ्योरी को।
तो ये कौन सा आपका है, एच क्या है, प्लैंक क्वांटम है, और न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की। जो एनर्जी यहां से रिलीज हुई उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एच न्यू। जो एनर्जी इसने गेन की इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम, एच न्यू। पता ना एनर्जी को एच न्यू के साथ लिखते हैं, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब करते हैं स्टेटमेंट। किस तरह से लिखना, कैसे समझ तो लिखा, अब रिप्रेजेंटेशन भी हमें आनी चाहिए, किस तरह से हम चीजों को लिखेंगे, लिखना भी तो आना चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान देना। द एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। बताओ एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली से बाहर की तरफ जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट एंड एनर्जी इज एमिटेड। एनर्जी कब इमिट होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एमिट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ आता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। क्या ये बात सभी को क्लियर है। तो लिखने का तरीका क्या है मैथमेटिकली, मान लीजिए न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, देन एनर्जी एमिटेड, न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी है कोई भी रेडिएशन की, चाहे वो एमिट हो रही है चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, एक सेकेंड। देखिए आई नो थोड़ी सी हैंड राइटिंग इन नोट्स की थोड़ी सी अजीब है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ वर्ड टू वर्ड। फिर भी आपको कहीं पे जब नोट्स लिख रहे हो तो प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। साथ में कोशिश करा करो अपने ही नोट्स बनाओ, ताकि आपको जो पढ़ रहे हो साथ साथ में नोट्स बनाने हो तो आपके माइंड में वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बनाने की आदत डालो। तो एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, एच न्यू। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या है, एच न्यू। किसके बराबर होगा, देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो कैसे पता चलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कितनी एनर्जी थी इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी, 15 थी, और इस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी थी, 10 थी। तो कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी इसको, 15 माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे, तो कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, 5 एनर्जी। यानी कि आप क्या करते हो, इसकी एनर्जी कितनी है, E1, इसकी एनर्जी कितनी है, E2, इसकी एनर्जी कितनी है, E3। तो आप क्या करते हो, आउटर ऑर्बिट वाली एनर्जी माइनस इनर ऑर्बिट वाली एनर्जी माइनस करते हो, यानी कि E2 माइनस क्या करते हो, E1 करते हो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। और ये था आपका कौन सा, हाँ आपका पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट, कि एनर्जी के बारे में बताता है और फ्रीक्वेंसी किस तरह से, कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है या एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ पॉइंट्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की, फिर एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन के पास वो कितनी होती है, ये सब कुछ हमने आगे फाइंड करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे, एनर्जी फाइंड कर लेंगे, ये सारी चीजें जब हम फाइंड कर लेंगे, फिर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पता चलेगा, स्पेक्ट्रल लाइंस होती क्या है, ठीक है। तो ये 3 पॉस्टुलेट थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मुझे अपनी अटेंडेंस देंगे, उसके बाद मैं आपकी डाउट पूछूंगा अगर कोई डाउट होगी तो, ठीक है। तो फटाफट